नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लिशमन स्टेन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लिशमन स्टेन के बारे में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें दोस्तों। ठीक है, लिशमन स्टेन तो हम करना जानते हैं दोस्तों, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, कि लिशमन स्टेन का नाम लिशमन क्यों पड़ा, डिस्कवरी कब और किसने किया लिशमन स्टेन का, लिशमन स्टेन का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ओके, लिशमन स्टेन का कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, हमें खाली स्टेनिंग का प्रोसीजर पता होता है। लिशमन स्टेन के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए दोस्तों कि लिशमन स्टेन क्या होता है, लिशमन स्टेन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम क्यों, क्या और कैसे, इन तीनों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो लिशमन स्टेन है दोस्तों, आर जनरली यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, लिशमन स्टेन को हम जनरली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के डिफरेंशिएशन में या उनके आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, लिशमन स्टेन आर मोस्टली यूज्ड इन hematology for the purpose of identification of cells morphology या blood cells morphology। bone marrow and मलेरिया पैरासाइट दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो पहला हमने जाना था कि लिशमन स्टेन जो हमारा होता है वो हमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग पहचानने में इसका यूज होता है दोस्तों। और दूसरा है कि इसका यूज हम मोस्टली जो होता है हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को पहचानने के लिए हम लिशमन स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। बोन मैरो में भी सेल्स मॉर्फोलॉजी के लिए एंड मलेरिया पैरासाइट को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम लोग इस स्टेन को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है,
ये तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था दोस्तों। अब हम जानेंगे इसी इंट्रोडक्शन में कि लिस्मन स्टेन का नाम लिस्मन स्टेन क्यों पड़ा, ठीक है, और इसको डिस्कवर किन्होंने किया था, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी दोस्तों। ओके, तो चलते हैं हम लोग। तो लिस्मन स्टेन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन में ही हम जानेंगे लिस्मन स्टेन का नाम लिस्मन स्टेन क्यों पड़ा, ठीक है। लिस्मन स्टेन आर नेम्ड आफ्टर स्कॉटिश पैथोलॉजिस्ट सर विलियम पैथोलॉजिस्ट सर विलियम बुग लिस्मन, ठीक है दोस्तों। लिस्मन स्टेन का नाम सर विलियम बुक के नाम पर रखा गया है, जो क्या थे, स्कॉटलैंड के एक पैथोलॉजिस्ट थे सर विलियम बुक। डिस्कवरी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसको डिस्कवर दो साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, जिनका नाम था सर विलियम बॉर्ज लिस्मन एंड कार्ल रोटरी। इन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको 1901 में डिस्कवर किया दोस्तों। इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। लिस्मन स्टेन आर discovered by William Borg-Lishman and Carl Reuter independently in 1901। ठीक है दोस्तों, जो दो साइंटिस्ट थे विलियम बॉग-लिस्मन एंड कार्ल र्यूटर, इन्होंने इंडिपेंडेंटली 1901 में लिस्मन स्टेन को डिस्कवर किया दोस्तों, ठीक है। तो डिस्कवरी के लिए हम दो साइंटिस्टों का नाम जानते हैं दोस्तों। एक थे विलियम बॉग-लिस्मन और दूसरे थे कार्ल र्यूटर, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके लिस्मन स्टेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम लिस्मन स्टेन का प्रिंसिपल जानेंगे दोस्तों कि लिस्मन स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है। इंट्रोडक्शन जानने के बाद दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे लिस्मन स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है। दैट मीन्स इसको हम किस उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, उसका उद्देश्य जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लिस्मन स्टेन इज अ न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई दैट मीन्स जो हमारे पीएच स्केल को दोस्तों 1 से लेकर के 14 तक, बिलो 7 हम लोग बोलते हैं एसिडिक, ठीक है। अबव 7, 7 से लेकर के 7 के ऊपर 7.2 से लेकर, अगर 7.1 से लेकर के 14 के अराउंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन इन नेचर। अगर हमारा पीएच 7 पे है दैट्स मीन्स न्यूट्रल होगा दोस्तों। तो हमारा जो लिस्मन स्टेन होता है वो न्यूट्रल डाई है, ठीक है, जो बना होता है किससे, दो डाई से मिलकर होता है दोस्तों। फर्स्ट है हमारा मेथिलीन ब्लू और दूसरा है दोस्तों हमारा ईओसिन वाई। मेथिलीन ब्लू को हम लोग अज्योर
बी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लिस्मन स्टेन हमारा न्यूट्रल डाई है जो मेथिलीन ब्लू और यूशिन वाई के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है दोस्तों। ठीक है, तो मेथिलीन ब्लू का जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मेथिलीन ब्लू डाई इज अ बेसिक डाई टू स्टेन एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ईओसिन वाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो ईओसिन वाई जो होता है, ईओसिन वाई इज अ एसिडिक डाई टू स्टेन बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिस्मन स्टेन का इतना सा ही प्रिंसिपल है जिसको हम लोग आसान हिंदी और सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिस्मन स्टेन के बारे में हमने जाना था, इसका प्रिंसिपल कि लिस्मन स्टेन एक न्यूट्रल डाई है। न्यूट्रल दैट्स मीन्स जिसका पीएच हमारा 7 है। ठीक है, और ये लिस्मन स्टेन हमारा दो डाई से मिलकर के बना है। ठीक है, मेथिलीन ब्लू और ईओसिन वाई। मेथिलीन ब्लू को हम लोग अजोर बी भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम मेथिलीन ब्लू और ईओसिन वाई का पर्पज क्या होता है इस स्टेन में, उसके बारे में जानेंगे। तो मेथिलीन ब्लू डाई इज अ बेसिक डाई टू स्टेन एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, हम यहाँ पे ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी के लिए इस स्टेन को परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। हम उसी में जानेंगे। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर के जो न्यूक्लियस है दोस्तों, जो मटेरियल हो गया एसिडिक नेचर का, उसको स्टेन कौन करेगा, हमारा मेथिलीन ब्लू या बेसिक डाई। ठीक है, बेसिक डाई हमारा क्या कर रहा था, स्टेन कर रहा था किसको, एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स को। तो हमारा न्यूक्लियाई क्या है या न्यूक्लियस क्या है, वो एसिडिक नेचर का है। तो हमारा मेथिलीन ब्लू सिर्फ न्यूक्लियस को स्टेन करेगा दोस्तों। ठीक है, और ईओसिन वाई हमारा कैसा है, एसिडिक डाई है। एसिडिक डाई दैट्स मीन्स वो स्टेन किसको करेगा, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स को। दैट्स मीन्स साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा दोस्तों। ठीक है, साइटोप्लाज्म हमारा कैसा होता है, वो अल्कलाइन नेचर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो अल्कलाइन नेचर का कंपोनेंट होगा उसको स्टेन करने का काम कौन करेगा, ईओसिन। और मेथिलीन ब्लू कलर जब स्टेन करेगा दोस्तों तो क्या कलर देगा, ब्लू। तो हमारा न्यूक्लियस पे दिखता है ब्लू कलर का। और ईओसिन वाई पिंक टू रेड। ठीक है दोस्तों, ईओसिन वाई क्या कलर देगा दोस्तों, पिंक टू रेड। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा उसको वो पिंक और रेड कलर देगा। तो हम लिस्मन स्टेन में करते हैं ना स्टेन, जैसे रेड ब्लड सेल्स को स्टेन करेंगे, प्लेटलेट को स्टेन करेंगे, और डब्ल्यूबीसी के जो कंपोनेंट है न्यूट्रोफिल, स्टेनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, उनको स्टेन करेंगे। तो हमें जो
न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी होती है दोस्तों, आरबीसी में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है, तो वो सीधे हमें रेड कलर का दिखता है। लेकिन हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पढ़े हैं ना, दो लोब, सिंगल लोब, हर्सू शेप, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बेसोफिल में हमारा डेंस क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या है, डीएनए मटेरियल है। ठीक है, डीएनए है। ठीक है, तो जो भी हमारा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों हम उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो जो ब्लू कलर हमारा आया है वो किसकी वजह से आया है, मेथिलिन ब्लू की वजह से। और जो पिंक और रेड कलर आया वो इयोसिन का कलर है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक सिंपल सा शॉर्टकट में प्रिंसिपल कि जो हमारा लिशमन स्टेन होता है दोस्तों, वो दो डाई के कॉम्बिनेशन से मिल करके बना होता है। एक होता है मेथिलिन ब्लू और दूसरा होता है इयोसिन वाई। ठीक है, तो इयोसिन वाई हमारा एसिडिक नेचर का हो गया, जो क्या करेगा, अल्कलाइन नेचर के सेल्स को स्टेन करेगा। दैट्स मीन्स बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स को स्टेन करेगा। और हमारा मेथिलिन ब्लू जो है वो किस नेचर का है दोस्तों, बेसिक नेचर का है, जो क्या करेगा, एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स को स्टेन करेगा। दैट्स मीन्स एसिडिक नेचर के जितने भी सेल्स होंगे उनको स्टेन करेगा। तो एसिडिक नेचर का जो सेल्स में प्रेजेंट होगा दोस्तों वो सिर्फ न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी ब्लड सेल्स में जो भी कंटेंट होंगे उनको स्टेन करने का काम हमारा इयोसिन करेगा और न्यूक्लियस को स्टेन करने का काम हमारा मेथिलिन ब्लू करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लिशमन स्टेन का स्टेनिंग प्रिपरेशन जानेंगे दोस्तों कि लिशमन स्टेन को प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले हमको चाहिए दोस्तों एक लिशमन स्टेन पाउडर, एसीटोन फ्री मेथेनॉल। ठीक है दोस्तों, एक चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, और चाहिए दोस्तों हमें बोरोसिलेटेड बोरोसिलेटेड क्लीन ब्राउन बॉटल। ठीक है, और चाहिए दोस्तों हमें ओवन या फिर वाटर बाथ, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है दोस्तों हमारा वो है लिशमन स्टेन पाउडर, एसीटोन फ्री मेथेनॉल, मेजरिंग सिलेंडर, बोरोसिलेटेड क्लीन ब्राउन बॉटल, ओवन या फिर वाटर बाथ। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर हम लोगों का जो होगा स्टेन को या फिर मेथेनॉल को मेजर करने के काम में आएगा दोस्तों। बोरोसिलेटेड क्लीन ब्राउन बॉटल जो होगा उसमें हम लोग लिशमन स्टेन को स्टोर करके रखेंगे दोस्तों। ओवन और वाटर बाथ से हम लोग लिशमन स्टेन के क्रिस्टल को दोस्तों मेथेनॉल और लिशमन स्टेन क्रिस्टल को क्या करेंगे, मेल्ट करने के लिए हम लोग वाटर बाथ यूज करेंगे, ताकि मेथेनॉल और लिशमन स्टेन का जो क्रिस्टल है वो आपस में अच्छे से डिजोल्व हो जाए। उसके लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत होगी दोस्तों, तभी हम इसके बाद जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ लिशमन स्टेन। ठीक है, तो लिशमन स्टेन प्रिपेयर कैसे करेंगे दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। तो लिशमन स्टेन प्रिपेयर करने के लिए हमें लिशमन स्टेन पाउडर चाहिए दोस्तों। उसके बाद
मेथेनॉल चाहिए एसीटोन फ्री। सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लेंगे लिस्मन स्टैंड पाउडर 0.15 ग्राम और एसीटोन फ्री मेथनॉल लेंगे हम लोग 100 ml। 100 ml एसीटोन फ्री मेथनॉल में हम लोग 0.15 ग्राम लिस्मन स्टैंड पाउडर को डिजोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा 100 ml लिस्मन स्टैंड का सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर एंड incubate at 50 degree centigrade temperature in वाटर बाथ या फिर ओवन। ठीक है दोस्तों, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इन दोनों के जो मिक्सचर हैं उनको बोरोसिलेटेड, ठीक है, इनको हम बोरोसिलेटेड ग्लास बोतल में रखेंगे दोस्तों। उस ग्लास बोतल को हम लोग इंक्यूबेट करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर बाथ में या फिर ओवन में। देन आफ्टर 15 मिनट के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम ओवन या वाटर बाथ। इसको हम कितना 15 मिनट के लिए रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ओवन या वाटर बाथ से इसको रिमूव करेंगे। देन फिर से फिल्टर करेंगे। अगेन एंड स्टोर एट डार्क प्लेस ऑन रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, फिर 15 मिनट ओवन में रखने के बाद हम उसको ओवन से बाहर निकालेंगे और फिर से फिल्टर करेंगे। उसके बाद डार्क प्लेस जहाँ पे रोशनी ना हो ऐसे प्लेस पे हम रूम टेम्परेचर पर उसको स्टोर करके रखेंगे दोस्तों। तो लिस्मन स्टैंड के लिए ये जो हमारा रिक्वायरमेंट था, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। अभी हम सेकेंड रिक्वायरमेंट बफर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो लिस्मन स्टैंड का फर्स्ट रिक्वायरमेंट जाना दोस्तों, जिसमें हमने लिस्मन स्टैंड सॉल्यूशन 100 ml प्रिपेयर किया। ठीक है, अभी हम सेकेंड रिक्वायरमेंट जानेंगे। बफर सॉल्यूशन पीएच 6.8 का। ठीक है, 6.8 पीएच का बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो होगा फॉस्फेट बफर टेबलेट, और चाहिए हमें डिस्टिल वाटर। इस सॉल्यूशन को भी हम लोग 100 ml प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। फॉस्फेट बफर टेबलेट जो होगा हमारा 6.8 पीएच का होगा। 6.8 पीएच के बफर फॉस्फेट बफर टेबलेट को हम लोग 1000 ml या 1000 ml प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक टेबलेट हमारा 1 लीटर बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम 1000 ml डिस्टिल वाटर में
6.8 pH का फॉस्फेट बफर टेबलेट, एक टेबलेट 1000 ml डिस्टिल वाटर डिजोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा 6.8 pH का 1000 ml बफर सोल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, तो फॉस्फेट बफर टेबलेट का कंपोजिशन जानेंगे दोस्तों कि फॉस्फेट बफर टेबलेट में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो हम इसका फॉस्फेट बफर का भी कंपोजिशन पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जो कंपोजिशन होगा वो होगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, दूसरा होगा पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से दोस्तों हमारा फॉस्फेट बफर टेबलेट प्रिपेयर होता है। ठीक है, ओके, तो अभी फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन 6.8 pH का हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम लोग जान लिए दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों वो होगा लिशमन स्टेन का स्टेनिंग प्रोसीजर। ओके, अभी हम लिशमन स्टेन का स्टेनिंग प्रोसीजर जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा स्टेन स्मीयर प्रिपरेशन। ठीक है, अगर हम ब्लड के लिए स्मीयर प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों तो उसको हम टंग शेप में प्रिपेयर करेंगे। अनदर, अगर बोन मैरो मलेरिया पैरासाइट के लिए स्मीयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मलेरिया पैरासाइट के लिए थिक एंड थिन दोनों स्मीयर लेते हैं दोस्तों। बोन मैरो और साइटोलॉजी के लिए हमारा कैसा भी स्मीयर चलेगा। ठीक है, आफ्टर स्मीयर प्रिपरेशन दोस्तों या स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग टर्म जोड़ देते हैं आफ्टर। ठीक है, स्मीयर को प्रिपेयर करने के बाद दोस्तों उसको हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर ड्राई यूज करते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, एयर एयर ड्राई स्मीयर की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, रोमन विस्की ग्रुप का हम कोई भी स्टेन करेंगे तो हम उसको फिक्स नहीं करेंगे, हम उसको एयर ड्राई ही यूज करेंगे दोस्तों, चाहे वो जिम्सा हो, एमजीजी हो, राइट्स हो या फिर हमारा लिशमन स्टेन हो। तभी हम लिशमन स्टेन के बारे में जान रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया स्मीयर प्रिपरेशन। आफ्टर स्मीयर प्रिपरेशन दोस्तों ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा होगा स्लाइड को हम किसी भी स्टैंड के ऊपर रख देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद फ्लूड द लिशमन स्टेन, फ्लूड द या फिर पोर द लिशमन स्टेन ऑन द स्मीयर। और
3 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, लिस्मन स्टेन को हम उस स्मीयर के ऊपर 3 मिनट के लिए रखेंगे, या उसके ऊपर हम लिस्मन स्टेन को 3 मिनट के लिए पोर करेंगे दोस्तों स्टेन को। देन आफ्टर 3 मिनट के बाद दोस्तों ऐड बफर सॉल्यूशन 6.8 pH या 7.2 pH, दोनों में से हम किसी भी pH का बफर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम रखेंगे 7 मिनट के लिए। ठीक है, 7 मिनट तक हम बफर सॉल्यूशन को उस स्मीयर के ऊपर डालेंगे दोस्तों। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन कितना डालेंगे, स्टेन का 2 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम बफर सॉल्यूशन कितना ऐड करेंगे दोस्तों, तो स्टेन का 2 टाइम। ठीक है ना, जितना हमारा स्टेन है, अगर मान लीजिए हमने उसके ऊपर 1 ml स्टेन डाला है, हम उसके ऊपर बफर सॉल्यूशन 2 ml डालेंगे। ठीक है, 2 ml बफर सॉल्यूशन डालने के बाद, या 2 टाइम बफर सॉल्यूशन डालने के बाद दोस्तों, कितने देर के लिए, 7 मिनट लग रहा है, 7 और 3, टोटल हमारा स्टेनिंग जो हो गया वो दोस्तों हो गया 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का बफर सॉल्यूशन हम क्यों डालते हैं दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन हम स्मीयर पे इसलिए डालते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा लिस्मन स्टेन होता है, जो इसका लिस्मन स्टेन का क्रिस्टल होता है दोस्तों, वो होता है नॉन आयोनाइज्ड। ठीक है, लिस्मन स्टेन का क्रिस्टल नॉन आयोनाइज्ड होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स में पेनेट्रेट नहीं करता दोस्तों। ठीक है, लिस्मन स्टेन के क्रिस्टल का जो पेनेट्रेशन पावर है दोस्तों, वो वीक होता है। उसको हमारे सेल्स में या ब्लड सेल्स में इंटर कराने के लिए दोस्तों हम लोग बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन डालने के बाद उसकी पेनेट्रेशन पावर दोस्तों इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है, जिससे हमारा स्टेन जो है वो हमारे ब्लड्स के अंदर इंटर करता है, देन उसको स्टेन करने का काम करता है दोस्तों। तो 7 मिनट तक बफर सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिंस इन रनिंग टेप वाटर। ठीक है, उसको उसको हम लोग उसके बाद रनिंग टेप वाटर से वॉश करेंगे दोस्तों। स्टेप नंबर 6, एयर ड्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, और उसको हम लोग 100x पे चार्ज करेंगे या फोकस करेंगे दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में हम लोग उसको 100x में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है,
ऑब्जर्व करने से हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी हमारी किस तरीके की होती है, कौन से सेल्स किस तरह के दिखते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स हैं और जो भी सेल्स हैं, ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन हम माइक्रोस्कोप से करते हैं स्लाइड को एयर ड्राई करने के बाद। ठीक है, ऑयल इमर्शन भी हम यूज करते हैं दोस्तों फाइन मॉर्फोलॉजी के लिए। ठीक है, ब्लड सेल्स की फाइन मॉर्फोलॉजी के लिए हम लोग ऑयल इमर्शन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग हम रिजल्ट जानेंगे दोस्तों। तो रिजल्ट में हम ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, दैट मीन्स आरबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है, और पैरासाइट्स को पहचानेंगे वो किस कलर के दिखते हैं दोस्तों। जो हमारा न्यूट्रोफिल होगा दोस्तों, उसका न्यूक्लियाई डार्क पर्पल कलर का होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म पेल पिंक कलर का, ग्रेन्यूल्स जो होंगे रेडिश स्मॉल ग्रेन्यूल्स होंगे दोस्तों। ठीक है, इस्नोफिल में जो न्यूक्लियाई होगा ब्लू कलर का होगा दोस्तों। साइटोप्लाज्म पिंक या पेल पिंक कलर का, ग्रेन्यूल्स जो होंगे रेड टू ऑरेंज रेड। ठीक है, जो इसके ग्रेन्यूल्स होंगे लार्ज होंगे और न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स थे दोस्तों वो स्मॉल थे। ठीक है, बेसोफिल में न्यूक्लियाई जो होगा दोस्तों वो डार्क ब्लू कलर का होगा, साइटोप्लाज्म डार्क पर्पल कलर का, और ग्रेन्यूल्स जो होंगे उसके अंदर प्रेजेंट वो डार्क लार्ज ग्रेन्यूल्स होंगे दोस्तों। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल को हम ग्रेनुलोसाइट्स भी बोलते हैं दोस्तों। ये ठीक है, अब लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नॉन ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ठीक है, इसमें खाली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये न्यूक्लियाई वो डीप ब्लूइश कलर का होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा स्काई ब्लू कलर का होगा दोस्तों। ठीक है, मोनोसाइट्स में न्यूक्लियाई जो होगा दोस्तों वो डीप ब्लू राउंडेड होगा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो होगा पेल ब्लू टू ग्रे कलर का होगा दोस्तों। हमारा एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों, तो हमारा कलर कैसा होगा? रेड होगा। थ्रोम्बोसाइट हमारा वायलेट कलर का होगा। अगर उसमें पैरासाइट प्रेजेंट है जैसे मलेरिया पैरासाइट तो डार्क ब्लू कलर का हमें दिखेगा दोस्तों। ये हमारा लिशमन स्टेन का रिजल्ट था। ओके, अभी हमने लिशमन स्टेन के बारे में पूरा ब्रीफ में जाना। ठीक है, लिशमन स्टेन का पर्पज, प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, एवरीथिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।